हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं अनंत सर अपने प्यारे से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हाँ, आप सभी को हम सोशल साइंस हम लोग का चैप्टर जो साइंस का है, जो रसायन शास्त्र हम लोग डेमो क्लास में देख चुके हैं। आप लोग का सोशल साइंस में एक सब्जेक्ट खत्म कर दें, ठीक है? एक सब्जेक्ट का मतलब एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिया जाए सोशल साइंस में। साइंस में एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है किसका? केमिस्ट्री का। तो जो बच्चे केमिस्ट्री क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं अपने क्लास के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, पैनल पीडीएफ, नोट्स वगैरह ये सब मिलेंगे एकदम फ्री। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करें या लास्ट में आप सभी को हम नंबर दे देंगे, ठीक है? तो देखिए हम लोग का जो चैप्टर नंबर 1 है सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी कि इतिहास। तो इतिहास में हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें हमें 3 क्रांति के बारे में पढ़ना है, जो 1789 क्रांति है और 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। ये 3 क्रांतियों के बारे में पढ़ना है। जो 1789 क्रांति वो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में जो चैप्टर नंबर 3 है फ्रांस की क्रांति, उसमें हम लोग लुई सुलावा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का एक क्रांति वो ले लेते हैं हम लोग और 2 क्रांति इसमें पढ़ना है। तो यानी कि हम लोग को मुख्यतः 3 क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि चैप्टर नंबर 1 जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इति मतलब इति प्लस हास, यानी कि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस हास क्या होगा? इति प्लस हास होगा, ठीक है? तो अवश्य ही घटना हुआ होगा, यानी कि इति मतलब क्या होता है? अवश्य ही। हास मतलब क्या होता है? घटना हुआ होगा। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इसके बारे में हम लोग 9th में डिटेल से पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग का जो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का जो चैप्टर नंबर से पहले हम लोग इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हम लोग इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास कहता है कि किसी तथ्य और परिणाम के आधार पर किसी तथ्य मतलब वस्तु का परिणाम, यानी कि किसी तथ्य या परिणाम के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी कि और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, जो कहाँ के निवासी हैं? यूनान देश के, ठीक है? इन्हें संपूर्ण विश्व इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, यानी कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर जो भारत में पड़ता है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, यानी कि इसका अध्ययन कहलन के बारे में प्रसिद्ध रचना तरंगी से मिलती है। यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में एक लेखक हैं जिनका नाम है राज तरंगी, इनसे मिलती है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? कहने का मतलब फिर यहाँ पे देख लीजिए, कहने का मतलब कह रहा है कि किसी तथ्य मतलब तथ्य और परिणाम के आधार पे कह रहा है। तो कहने का मतलब किस तथ्य क्या हो गया? वस्तु का अगर हमें परिणाम मिल जाएगा तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि क्या हमारा क्या है? इतिहास है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग तो पूछ लीजिए, ठीक है? तो कहने का मतलब जैसे में मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो हम लोग का जलियांवाला बाग है हत्याकांड, उसका हम लोग क्या करें? एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोगों ने देखा है कि जो जनरल डायर था, पहले तो एक कानून लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा जो काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो उसका कहने का मतलब था, वो कानून क्या नाम है उसका? रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। उस कानून के तहत कहा जाता था कि ग्रुप में व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, और उस एक्ट के तहत जो व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको न दलील, न वकील, न मतलब कोई भी सुनवाई नहीं था उस अथू के मारे। अगर जब हम लोग जाएंगे
जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जलियांवाला बाग जगह जहाँ है अमृतसर में, वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो अभी भी गोलियों के निशान और नारा और कई भी व्यक्तियों के मरे हुए कुछ अवसाद मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर लिया, यानी कि हम लोग प्राप्त कर लिया। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इतिहास की परिभाषा जान लेते हैं। तो इतिहास की परिभाषा तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन तब पर भी इतिहास और वर्तमान के बीच के नियंत्रण चल रहने वाला विषय है, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य 3 काल में बटा हुआ है। अतीत का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है। वर्तमान का मतलब क्या होता है, जो गुजर रहा है। भविष्य का मतलब क्या होता है, जो आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग तो पूछ लीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन विषय के टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, राष्ट्रवाद। हम लोग क्या है, राष्ट्रवाद। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 दिन पूछा है। अभी हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कौन क्वेश्चन कदन पूछा है ये सब हम लोग बता देंगे। कहने का मतलब राष्ट्रवाद, हम लोग का राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनता है राष्ट्रवाद क्या है। 2 नंबर का बनता है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 हाली पूछ चुका है। कहने का मतलब राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। ये क्या है, एक सामाजिक परिकल्पना है। क्या है, सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है। किसका, राष्ट्रवाद का। अर्थात किसी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि किसी देश का जब हम विकास के बारे में सोचेंगे तो राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं सदी में यूरोप में हुआ था। 19वीं सदी यूरोप में हुआ था। जो यहाँ पे दे रहा है, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो मतलब अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना जिसके अंदर हो गई तो वो अपने देश का राष्ट्रवाद कहता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है राष्ट्रवाद से तो कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोगों ने बात किया था कि 1789 के क्रांति के बारे में हम आपको बता दिए थे कि हमें कितने क्रांति के बारे में पढ़ना है, मुख्यतः 3 क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज एक क्रांति ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 1789 की जो क्रांति हमें जो 9th में पढ़ना है उसका थोड़ा बहुत जिक्र हम लेकर आए हैं कि ये जो 1789 का यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, टॉपिक है 1789 के क्रांति का मुख्य कारण। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है 1789 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। कहने का मतलब तो आप इसका सटीक में आंसर लिखिएगा कि 1789 के क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। क्या चीज़, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक लुई सुलावा था। यानी कि जब हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो 1789 की क्रांति हुई थी, उसमें लुई सुलावा राजा था। कौन था, लुई सुलावा राजा। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। किसका बोलबाला था, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या थी, खराब थी। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या थी, खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्गों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, इस क्रांति के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, वाल्तेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने इस क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ तक 1789 क्रांति में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, जो 1789 के क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन है, लेकिन यह टॉपिक है, टॉपिक को ही क्वेश्चन बना दिया गया है। 1789 क्रांति के बाद किए गए काम, यहाँ तक आपको क्या टॉपिक समझ में आ गया, बस क्या है, बस ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं कि 1789 क्रांति में बहुत ही सकारात्मक काम किए गए। पहला काम क्या था, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल लेवल पे एक संस्था बनाया गया जिसका नाम दिया गया नेशनल असेंबली, उसका स्थापना किया गया। दूसरा काम क्या किया गया, नया संविधान बनाया गया। तीसरा काम क्या किया गया कि सभी
सभी को समान अधिकार दिया गया। और चौथा का काम क्या किया गया, सामंतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो सामंत लोग थे वो अपना राज चला रहे थे, उन लोगों का व्यवस्था को मतलब समाप्त कर दिया गया। बस आप लोग का 4 टॉपिक और बचा हुआ है, देख लेते हैं हम कि अब 5वां है आपका कि आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त कर दिया। यानी कि आंतरिक जो देश के अंदर जो टैक्स लग रहा था उसका आयात निर्यात में उसका टैक्स को समाप्त कर दिया गया। नाप तौल की प्रणाली जो पद्धति थी उसको समान कर दिया गया। 6वां काम हुआ। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंच की राष्ट्रभाषा को दर्जा दे दिया गया। यानी कि हम लोग का जो सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पे अपना जो लास्ट जो है 8वां नंबर अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा आज की क्लास हम लोग अच्छे तरीके से कर लिए। अगर जब कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जो बच्चे PDF लेना चाहते हैं तो वो 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग का जो चैप्टर नंबर 1 रसायन शास्त्र का पढ़ा दिया गया है उसका जो सारा नोट्स है चैप्टर नंबर 1 का वो टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे जाकर अवश्य देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।